नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपकी मुख्य सेविका भर्ती के ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित 12वीं क्लास है, जिसमें आज आप पढ़ेंगे बच्चों से संबंधित सामान्य रोग और उनके प्रतिरक्षण या रोकथाम। क्लियर है आपको? तो कैसे रोग होते हैं, उनके लक्षण क्या है, उनकी रोकथाम क्या है, उनका टीका क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बारीकी से पढ़ेंगे, एकाग्रता के साथ पढ़ेंगे। प्रश्न यहीं से आएगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको यकीन आएगा। पूरे अच्छे से क्लास देखिएगा, यहां से भी आपके 2 से 3 प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षा में। तो 2 से 3 प्रश्न जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके सिलेक्शन के लिए, बहुत ही कम चीजें याद करके आप 2 से 3 प्रश्न आप पक्के कर सकते हैं अपने। तो जितने भी महत्वपूर्ण रोग हैं और जिनसे उनसे बचाव और जो भी टीके हैं, उन सबको आज के वीडियो में सम्मिलित किया गया है। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज वीडियो अंत तक देखें। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल, जिस पर आज का टॉपिक है रोग और उनके रोकथाम। लेकिन उससे पहले आपसे आज का प्रश्न पूछ लेता हूं कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। आपका प्रश्न है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उत्तर लिखते वक्त ऐसे लिखिएगा कि सार्वभौमिक कार्यक्रम, टीकाकरण कार्यक्रम और इसका उत्तर, ताकि मुझे पता चल सके कि आपने किसका उत्तर दिया है। तो आपका प्रश्न है आज का, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो यह है मुख्य सेविका भर्ती का ऑफिशियल सिलेबस, जिसमें काफी टॉपिक आपने अभी तक पढ़ लिए हैं। और आज का आपका टॉपिक है 17 नंबर, जिसमें आपके रोग है और रोग के बचाव और नियंत्रण लक्षण के बारे में आपको पढ़ना है। क्लियर है आपको? तो इसमें से कुछ रोग मैंने छोड़ दिए हैं, जैसे डेंगू, दस्त और कृमि संक्रमण और एनीमिया, क्योंकि मैं चाहता हूं जब मैं रिवीजन कराऊं तब इन रोगों को आप देखो। जितने महत्वपूर्ण रोग थे वो सभी मैंने आज के वीडियो में रखने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी कोई महत्वपूर्ण रोग छूट गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से आपको वीडियो बनाकर दूंगा और आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर है आपको? तो गंभीरता के साथ पढ़ाई शुरू करेंगे। और आपके लिए एक बहुत अच्छी सूचना है कि हमारे चैनल पर मुख्य सेविका गरिमा बैच चल रहा है। तो इससे जुड़ने के लिए आप 94 533 66 279 पर मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस बैच में आपकी सबसे अच्छी बात है कि आपको 3 चरणों में तैयारी कराई जाएगी। एक बार आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर पूरा एमसीक्यू से रिवीजन कराया जाएगा, फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। बैच की फीस मात्र 451 रुपए है, जो आज रात 12 बजे के बाद 505 रुपए हो जाएगी। अगर आपने दृढ़ संकल्प लिया है अपनी भर्ती में जो अपना स्थान पक्का करने का, आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, आपके अंदर एक सपना है, एक जुनून है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो जरूर जुड़े मुख्य सेविका गरिमा बैच से। इसमें आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, और मैं जो आपको पीडीएफ दूंगा वो नंबर 1 क्वालिटी की होंगी। कोई अन्य यूट्यूब चैनल आपको कभी भी नहीं दे पाएगा। नंबर 1 क्वालिटी की आपको पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सॉल्यूशन कराया जाएगा आपके पेपर से, ताकि आपकी परीक्षा 101% क्लियर हो सके। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो जरूर जुड़े मुख्य सेविका गरिमा बैच से मात्र 451 रुपए में। 451 रुपए आपकी पहली सैलरी को देखकर कुछ भी नहीं है। 40 से 45 हजार आपको पहली सैलरी मिलेगी और आपकी फीस मात्र 451 रुपए है। तो जरूर जुड़े मुख्य सेविका गरिमा बैच से। इससे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 94 533 66 279। क्लियर है आपको? 10 सितंबर के बाद बैच की फीस 505 रुपए हो जाएगी। इसलिए आज ही जुड़ जाइए इससे और अपना स्थान पक्का करिए। 365 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं हमारे बैच से और वो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं।
आप भी जुड़िए, आपका भी फायदा होगा। क्लियर है आपको? जहां टारगेट विद आलोक में सिर्फ अभी 150 तक एडमिशन हुए हैं, वहीं आपके गरिमा बैच में 350 से अधिक एडमिशन हो चुके हैं। तो आप सोचिए कि कितने लोग जुड़ चुके हैं और अपनी पढ़ाई को मजबूत कर रहे हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं क्या? क्या आप भी अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं? हमारा टारगेट है 200 से 300 लोगों का सिलेक्शन इस भर्ती में करवाना। अगर आपने दृढ़ संकल्प लिया है इस भर्ती में जुड़ने का, इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो जरूर जुड़े मुख्य सेवका गरिमा बैच से मात्र 451 रुपए में। और व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प भी सर्च कर सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रोग और उनके प्रतिरक्षण। क्या है टॉपिक? रोग और उनके प्रतिरक्षण। तो ये आप देखिए, ये बच्चों से संबंधित सामान्य रोग और प्रतिरक्षण, ये जो सरकारी पुस्तिका थी मैंने उसकी फोटो ली है और उसमें जो रोग दिए थे मैंने उन्हीं को शामिल किया है। क्योंकि जो आपकी ये बाल विकास से जुड़ी हुई भर्ती है और बाल विकास ही आपका मेन वो रहेगा ऑब्जेक्टिव, शिशुओं का टीकाकरण, शिशुओं को रोग से बचाना। तो इससे जुड़े हुए आपके प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों से संबंधित सामान्य रोग और प्रतिरक्षण, भारत सरकार की जो ये PDF है उससे मैंने आपको रोगों को शामिल करने की पूरी कोशिश की है। क्लियर है आपको? आपको एक ऑथेंटिक जानकारी मिले, कहीं इधर उधर से जानकारी ना मिले। आप वो मत पढ़िए जो अभी तक मैंने देखा है यूट्यूब पे, जो अन्य चैनल पे पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ाया जा रहा है जो SSC और ये आपके अन्य एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन उस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। आपके प्रश्न अलग लेवल के होंगे क्योंकि आपकी परीक्षा अलग तरीके से हो रही है। अगर उसी तरीके के प्रश्न आपसे पूछने होते तो वो सिलेबस आपका उसी तरीके का बनाते, अलग से सिलेबस नहीं देते। उन्होंने सिलेबस अलग से दिया है तो प्रश्न भी आपके अलग लेवल के बनेंगे, SSC और उसकी तरह नहीं बनेंगे। क्लियर है आपको? और आज आपके लिए एक सबसे अच्छी सूचना यह है कि आज शाम को आपको पहला मॉक टेस्ट भी आएगा, जिसमें आपको पता चलेगा किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में। तो उसको भी जरूर देखिएगा। और घरेलू उपचार क्या होते हैं पहले हम उसको समझेंगे, ठीक है? बच्चों से संबंधित सामान्य रोग और प्रतिरक्षण। घरेलू उपचार को समझने के बाद हम रोगों को पढ़ेंगे और रोगों के जो लक्षण हैं उनको पढ़ेंगे और उनकी रोकथाम और नियंत्रण को पढ़ेंगे। देखिए, आप बोर हो रहे हो तो आंखें बंद करिए, 3 बार लंबी गहरी सांसें लीजिए, फिर शुरू करिए पढ़ाई। बोरियत को दूर करना आपको होगा, आलस्य को अपने अंदर से आपको निकालना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। आलस्य करने वाला व्यक्ति अगर आलस्य को तोड़ना नहीं चाहता तो ये उसकी गलती है, वो अपने पाप का भागीदार स्वयं बन रहा है। आलस्य हर किसी को आता है, लेकिन जो आलस्य को तोड़ना चाहता है वही विजेता बनता है। तो चीजों की गंभीरता को समझते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। घरेलू उपचार क्या होते हैं उसको शुरू करते हैं। घरेलू उपचार वे हैं जो घरेलू स्तर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें बाजारी दवाइयों से कम पैसे लगते हैं। सामान्यतः आधुनिक दवाइयों की तुलना में घरेलू उपचार के हानिकारक प्रभाव नहीं होते हैं, ना ही इनसे कोई प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन होती है। प्रतिक्रिया का अर्थ हुआ रिएक्शन, जैसे नहीं कहते दवा रिएक्शन हो गई, ये आपको बताया था ना। लेकिन घरेलू उपचार भी एक सीमित मात्रा में करने चाहिए। जैसे कोविड के टाइम क्या हुआ कि लोगों ने सुना कि काढ़ा फायदा करता है, ठीक है, तो लोगों ने अंधाधुंध काढ़ा बना के पीना शुरू कर दिया। उसमें ना मात्रा समझी कि कितनी अदरक पड़नी चाहिए, कितनी दालचीनी पड़नी चाहिए, कितनी काली मिर्च पड़नी चाहिए। जब वो उन्होंने ये काढ़ा अंधाधुंध पिया, उससे क्या हुआ, बहुत से तो महिलाओं का मिसगैरेज हो गया क्योंकि वो इतनी ज़्यादा गर्म होती थी काढ़ा की वो तासीर, और बहुत से लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो हर चीज जानकारी, पूरी जानकारी के साथ प्रयोग करनी चाहिए। अधूरी जानकारी आपको नुकसान भी करा सकती है। क्लियर है आपको? लोगों का मानना है कि घरेलू उपचार में सिर्फ जड़ी बूटी, फलों का रस और सब्जियों का रस होता है, लेकिन ये चीजें तो केवल शुरुआती स्तर पर दी जाती हैं। जो घरेलू उपचार होता है उसमें जो जड़ी बूटी और फलों का रस और सब्जियों का रस होता है, ये सब चीजें शुरुआती तौर पर दी जाती हैं, ये मेन उपचार नहीं है। जैसे ये देखिए, ये काढ़ा बना रही है यहाँ पर और फिर बच्चे को पिलाएंगी और फिर उसका घरेलू उपचार करेंगी, ठीक है। ये माता है, ये शायद उनकी बुआ है या दादी है, आप कौन होगा ये रिश्ता आप बताइएगा कमेंट करके। ये जो बैगनी साड़ी में बैठी हैं ये महिला, ये बुआ है कि दादी है कि नानी है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पल्लू नहीं है सर पे तो बुआ ज़्यादा लग रही हैं बच्चे की।
आपको क्या लगता है कौन सा रिश्ता होगा बच्चे से इनका? तो घरेलू उपचार में शारीरिक व्यायाम, एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर और योग आदि शामिल है। एक्यूपंचर वैसे कहते हैं इसको, एक्यूपेंचर यहाँ पर लिखा है, दोनों चीजें कहते हैं, उच्चारण अपने अपने अनुसार लोग बदलते रहते हैं। तो क्या होता है इसमें, नीडल की जो ये सब चीजें थाईलैंड आइलैंड देशों में ज्यादा होती हैं, थाईलैंड, मलेशिया। यहाँ पर क्या किया जाता है, आपके शरीर में छोटी छोटी निडल से सुइयां घुसे दी जाती हैं रोम छिद्रों में, उसे एक्यूपंचर कहते हैं। और एक्यूप्रेशर किसे कहते हैं कि शरीर का कोई हिस्सा होता है वो आपके जैसे हृदय से जुड़ा हुआ है, हाथ की कोई नस है वो हृदय से जुड़ी हुई है, तो उस नस को धीरे धीरे दबाने से आपका ये जो वो बीमारी ठीक होती है। जैसे क्या होता है, अगर आपको गैस बनी हुई है और पेट दर्द कर रहा है तो घुटने के पास एक स्थान होता है जहां पर आप उसको धीरे धीरे दबाएंगे तो एक्यूप्रेशर से वो सही हो जाएगा। ऐसे ही आपका अगर पेट में ये नाभि के पास एक स्थान होता है, वहां पर आप धीरे धीरे दबाएंगे तो उससे क्या होगा, आपकी गैस और पेट दर्द सही हो जाएगा। ऐसे सिर दर्द का भी होता है, हर चीज का एक एक पॉइंट होता है कि कैसे आप उस चीज को ठीक कर सकते हैं। ये जापानी ज्यादा यूज करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट को। क्लियर है आपको? घरेलू उपचार असर दिखाने में समय लेते हैं और परिणाम के लिए रोगी को इंतजार करना पड़ता है। जैसे बुखार आया किसी को, आप उसे घरेलू उपचार से ठीक करना चाहते हैं तो उसमें समय लगता है और अपना असर दिखाने में वो टाइम लगाएगा। यह सभी जानते हैं कि शुगर, दमा, उच्च रक्तचाप घरेलू उपचार से पूरी तरह से ठीक नहीं होते हैं, परंतु इनके प्रयोग से बीमारी पर नियंत्रण पाया जाता है और आराम महसूस होता है। तो सबसे अच्छी बात क्या कही गई यहाँ पर कि आप सीमित मात्रा में, जो अगर पूरी जानकारी के साथ घरेलू उपचार भी कर सकते हैं अपनी बीमारियों के, लेकिन आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये बात आप मेरी जरूर मानेंगे। अधूरी जानकारी से आपका वो नुकसान भी हो सकता है, आपकी बीमारी बढ़ भी सकती है। क्लियर है आपको? अब घरेलू उपचार के उदाहरण क्या हैं तो इसको समझ लीजिए। जैसे खांसी के लिए रात भर बादाम को पानी में भिगोएं, उसका छिलका उतार दें, फिर उसमें थोड़ा सा मक्खन और चीनी के साथ मिलाकर सेवन करें। यह सूखी खांसी के लिए बहुत उपयोगी है। गर्म नींबू की चाय और रसबेरी जैम का अधिकाधिक सेवन करें। रात में गर्म दूध में शहद लेने से खांसी में आराम मिलता है। इसके अलावा अगर आपको खांसी आ रही हो तो अमरूद की कच्ची पत्तियां चबाएं, उससे भी आपको खांसी में आराम मिलता है। और ये देखिए, ये खांसी का सेवन कर रहे हैं, ये बादाम इन्होंने यहाँ पे छील के रखे, फिर उसको बनाया पेस्ट और खा लिया। ठीक है, उससे क्या खांसी में आराम मिलेगा। अब अपच हो जाती है कुछ लोगों की, खाना नहीं पचता है, उसका घरेलू उपचार क्या है? तो घरेलू उपचार खाना वाला सोडा। घरेलू उपचार में, अपच के घरेलू उपचार में खाने वाला सोडा और पानी बराबर मात्रा में एक गिलास में लेकर पानी से अपच की शिकायत दूर की जाती है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को खाना नहीं पच रहा है, बेचारा परेशान है, उसको पेट में दिक्कत हो रही है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं कि खाने वाला सोडा और पानी बराबर मात्रा में एक गिलास में लें और फिर पीने से अपच की शिकायत दूर हो जाती है। ठीक है, क्लियर है आपको? फिर आता है बच्चों से संबंधित रोग। ठीक है, बच्चों से संबंधित रोग कौन कौन से हैं, उनके उपचार क्या है, ये सब चीजें हम अभी देखेंगे। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ स्वच्छ वातावरण भी आवश्यक है। खासकर छोटे बच्चे इन बीमारियों से बहुत जल्दी ग्रसित हो जाते हैं। ज्यादातर बीमारियों का कारण गंदा पानी पीना, गंदी हवा में सांस लेना और शीघ्र खराब हो जाने वाला भोजन खाना होता है। जैसे शाम का भोजन अक्सर गर्मियों में खराब हो जाता है, उसे लोग सुबह खा लेते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे ही सुबह दिन का, अगर सुबह 8 बजे की दाल बनाई हुई 9 बजे की और आपने शाम को खा लिया अरहर की गर्मी के दिनों में, तो 90% चांस है कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सिर दर्द, पेट दर्द या उल्टियां शुरू हो जाती हैं अगर कोई अरहर की दाल गर्मियों के मौसम में सुबह की बनी हुई शाम को खाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, इनका बस कहना यही है। तो गंदा पानी प्रयोग नहीं करना है। जैसे ये गंदा पानी प्रयोग कर रहे हैं तो ये नहीं करना है, गंदी जगह पे नहीं जाना है और बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है। ये अपने बच्चों को ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं बीमारियों पर, उनके लक्षण। ठीक है, तो पहली बीमारी है अपनी डायरिया। डायरिया के लक्षण क्या है अब उसको समझेंगे। अब यहां से आपकी क्लास जो मेन रूप से शुरू होती है उसको गंभीरता से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर इन चीज़ों को आप नोट कर पाएंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। अगर आपने घर में कोई पढ़ने का अपना स्थान बना रखा है तो कोशिश करिएगा कि एक पेपर पर सभी बीमारियां लिखिए, उनके लक्षण लिखिए और उनकी रोकथाम और उपचार लिखिए और उसको दीवार पे चिपका लीजिए।
इससे क्या होगा, या आप जो रजिस्टर अपने बनाए हैं उस पर आप ऊपर चिपका लिए पेपर पे, इससे क्या होगा, दिन भर आप उसको देखेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। टीकाकरण और ये रोगों के साथ आपको यही करना है, इससे आपकी सफलता 101% सुनिश्चित हो जाएगी। मैं बीच बीच में आपको जो उपाय बताऊं पढ़ने का वो 101% करिएगा, गारंटीड सफलता का यही रास्ता है। छोटी छोटी चीजें जब हम ध्यान देने लगते हैं तो हम सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। तो डायरिया के लक्षण क्या क्या हैं? थकान और अचेतना, थकी बोझिल आंखें मतलब थकी हुई आंखें, उकताहट, पीने में कठिनाई मतलब पानी पी रहे हैं तो आपको पीने में कठिनाई आ रही है, चिड़चिड़ापन रहता है व्यक्ति में, सर दर्द रहता है, बुखार रहता है, भूख बहुत कम लगती है, गहरे रंग का मूत्र आना यानी कि टॉयलेट जो होती है, जो यूरिन होता है आपका वो गहरे रंग का हो जाता है। तो ये लक्षण है डायरिया के। क्लियर है आपको? थकान और अचेतना, थकी बोझिल आंखें, उत्कटाहट, पीने में कठिनाई, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, बुखार, भूख कम होना, गहरे रंग का मूत्र आना। तो इससे कैसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है? इससे प्रश्न ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि प्रश्न होगा कि निम्न में से डायरिया का लक्षण कौन सा है? ऑप्शन ए भूख कम लगना, बी गहरे रंग का मूत्र आना, सी थकान और अचेतना होना, डी उपर्युक्त सभी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो इसका रोकथाम और नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? लंबे समय तक बच्चों को मां का दूध पिलाना चाहिए, कम से कम 2 साल की उम्र तक। अभी बीच में एक वो फैल गई कि 6 माह तक ही जरूरी है दूध का, बच्चे को मां का दूध, तो लोगों ने 6 महीना के बाद पिलाना छोड़ दिया था, लेकिन कम से कम 2 वर्ष तक तो पिलाना ही चाहिए इसके अनुसार। नवजात शिशु को बोतल का दूध नहीं पिलाना चाहिए। जो नवजात शिशु होता है 6 माह तक तो उसे बोतल का दूध नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो ऐसा उपाय किए जा सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं? बच्चों को पौष्टिक भोजन दें। आजकल लोग कुरकुरे और इसकी आदत डलवाते हैं बच्चों को, जो गलत है। बच्चों को सिर्फ पौष्टिक भोजन दें। भोजन को खुला नहीं छोड़ें, उसको ढककर जरूर रखें। प्लेट से ढकें, कपड़े से ढकें, लेकिन उसे ढककर जरूर रखें, क्योंकि छिपकलियां और छोटे छोटे कीटाणु, जीवाणु, विषाणु, काकरोच घर में घूमते रहते हैं, तो उनसे बचाने के लिए भोजन को सदैव ढककर रखें। पीने का पानी सुरक्षित होना चाहिए। पीने के पानी में आपको क्या करना है कि उसको सीधे हाथ कोई ना उसमें डाले। आपको एक वो क्या कहते हैं, हैंडल आता है जिसे घंटी कहते हैं, कहीं पर कुछ कहते हैं, तो उससे पानी निकालने के लिए प्रयोग करें। सीधे गिलास उसी में ना डुबोएं, इससे क्या होगा, पानी स्वच्छ बना रहेगा। पानी मात्र दूध, सूप, चाय, नारियल पानी, दाल और चावल का पानी छोटे छोटे अंतराल पर देते रहें। तो जो बच्चे को क्या करना है, आपको पानी देना है, माता का दूध देना है, सूप पिलाना है, टमाटर का सूप हो गया या किसी और का सूप हो गया वो पिलाना है, चाय पिलानी है, नारियल पानी पिलाना है, दाल और चावल का पानी छोटे छोटे अंतराल पर देते रहे। मतलब थोड़ी थोड़ी देर में आप दाल का पानी, नारियल का पानी, ये सब चीज़ें अपने बच्चे को दे सकते हैं। जब वो इस लायक हो जाए, डॉक्टर अलाउ कर दे, तभी करिएगा ऐसा। क्लियर है? आप लोगों को काफ़ी जानकारी पता होगी। आप लोगों में से काफ़ी लोग शादीशुदा हैं और काफ़ी लोग तो इस विभाग से जुड़े हुए हैं, टीकाकरण करवाते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ भी हैं, तो उन्हें ये जानकारी पूरी प्राप्त होगी। ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बच्चे को देना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉल, ग्लूकोज, ये सब ORS घोल आता है, वो बता रहे हैं। यह नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या दवाइयों की दुकान पर उपलब्ध रहता है तथा इसे घर पर भी बनाया जा सकता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, नमक चीनी का घोल बना लेते हैं, वो ग्लूकोज की तरह कार्य करता है। पीलिया यानी कि जॉइंटिस, अगली बीमारी है आपकी पीलिया यानी कि जॉइंटिस। लक्षण क्या है? बुखार आना, सरदर्द तथा कमजोरी, भूख समाप्त हो जाना, उल्टी होना, ज्यादा पसीना तथा आना तथा पेशाब पीला होना, आंख और त्वचा का रंग पीला होना। ठीक है? पीलिया यानी इसके लक्षण क्या है? बुखार आना, सरदर्द और कमजोरी, भूख समाप्त हो जाना, उल्टी हो जाना, ज्यादा पसीना तथा पेशाब पीला होना, आंख और त्वचा का रंग पीला हो जाना। तो ये पीलिया इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें त्वचा का रंग और आंखों का रंग पीला पड़ जाता है। व्यक्ति काफी कमजोर हो जाता है, उसमें रक्त की कमी होने लगती है। तो रोकथाम और नियंत्रण क्या है इसके? व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सफाई, साफ जगह पर शौच जाना, साफ पानी पीना,
रोगी को अलग रखना, बचाव क्या है, हेपेटाइटिस बी का टीका लगाना। ठीक है, इसका बचाव हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना पीलिया का बचाव में लिखा है, जो सरकारी पुस्तिका है उसमें यही लिखा है। ठीक है, और फिर आपका आता है पोलियो, यानी कि पोलियो माइलिटिस। इसमें क्या है, इसमें आपको बुखार और कमजोरी, भूख खत्म होना और उल्टी आना, गर्दन में दर्द और कड़ापन आना, मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द। तो ये चीजें किसकी लक्षण हैं, पोलियो के लक्षण हैं। बुखार और कमजोरी, भूख खत्म होना और उल्टी, गर्दन में दर्द और कड़ापन आना, मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द होना, ये पोलियो के लक्षण हैं। रोकथाम और नियंत्रण क्या होगा इसका, तो इसकी रोकथाम और नियंत्रण व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सफाई। सफाई होना बहुत जरूरी है पोलियो से बचाव के लिए। साफ जगह पर शौच जाना, रोगी को अलग रखना, बचाव पोलियो का टीका। तो इसका मुख्य बचाव क्या है, पोलियो का टीका है, स्वच्छता है, सफाई है। साफ जगह पर शौच जाना और रोगी को अलग रखना, ये किसके रोकथाम और नियंत्रण है, पोलियो के हैं। क्लियर है आपको। फिर आता है अगला आपका क्षय रोग, यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, तो इसको टीबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टीबी भी कहते हैं। तो 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी रहना, ये वाला टीबी। ठीक है, और बुखार, छाती में दर्द, वजन में कम होना, भूख कम होना, खांसते हुए उल्टी होना और खून आना, ये किसके लक्षण है, क्षय रोग यानी कि टीबी के लक्षण है। 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी रहना, बुखार, छाती में दर्द, वजन कम होना, भूख कम होना, खांसते हुए उल्टी होना और खून आना। मैंने इस तरह से आपको ये लिख के दे दिया है कि आप इसको एक बार पीडीएफ को पढ़ेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। इतनी आसान भाषा में आपको मैंने टाइप करके दे दिया है। व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सफाई, यहाँ वहां थूकें व खखारें नहीं, रोगी को अलग जगह पर रखें, बचाव में बीसीजी का टीका लगवाना। तो क्षय रोग का बचाव मुख्यतः क्या होता है, रोकथाम और नियंत्रण में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। किसमें, क्षय रोग में, यानी कि टीबी की बीमारी में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला आता है आपका टेटनस, इसको कहा जाता है लॉक जा भी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लॉक जा भी इसको कहा जाता है। पुरानी चोट हो और बुखार आ रहा हो, मांसपेशियों में दर्द के साथ मरोड़ हो रही हो, मांसपेशियों का सख्त होना, यानी कि मांसपेशियां बहुत सख्त हो रही हो आपकी, ज्यादा रोशनी से आपको परेशानी हो रही है, तो क्या होगा कि टेटनस के लक्षण होंगे ये। ठीक है, यहां पर मैंने लक्षण नहीं लिखा है बीमारियों के नीचे, लेकिन जो पहले लिखे हैं वो लक्षण ही हैं सारे, कि पुरानी चोट, बुखार, मांसपेशियों में दर्द के साथ मरोड़, मांसपेशियों का सख्त होना, ज्यादा रोशनी में परेशानी होना, ये टेटनस के लक्षण हैं। रोकथाम एवं नियंत्रण क्या होगी, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सफाई, रोगी को एकांत में रखें, अस्पताल में उसका इलाज कराएं, बचाव टेटनस टॉक्साइड का टीका लगवाना है। बचाव क्या है इसका, टेटनस टॉक्साइड का टीका लगवाना। क्लियर है आपको। तो टेटनस का क्या है लक्षण, एक बार फिर से देखिए, पुरानी चोट, बुखार, मांसपेशियों में दर्द के साथ मरोड़, मांसपेशियों का सख्त होना, ज्यादा रोशनी में परेशानी होना। रोकथाम और नियंत्रण क्या होगा, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सफाई, रोगी को एकांत में रखें, अस्पताल में उसका इलाज कराएं और बचाव टेटनस टॉक्साइड का टीका लगवाना। क्लियर है। तो जो बचाव में जहां जहां टीका लिखा है उन बीमारियों को आपको बहुत ही ज्यादा याद रखना है, क्योंकि जो टीके वाली बीमारियां हैं वहां से सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि इस बीमारी में कौन सा टीका लगाया जाता है, यह टीका किस बीमारी में लगाया जाता है। क्लियर है आपको। फिर आता है आपका चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स, जिसे वायरियोला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वायरियोला भी कहते हैं। तो इसका लक्षण क्या है, त्वचा पर लाल धब्बों के साथ बुखार आना, वजन कम होना, कमजोरी और डायरिया, निमोनिया, कान में संक्रमण और दौरे पड़ना। तो जो मुख्यतः इसका लक्षण है वो त्वचा पर लाल धब्बों के साथ बुखार आना। ठीक है, तो जो मुख्यतः लक्षण है इसका, त्वचा पर लाल धब्बों के साथ बुखार आना। फिर दूसरे लक्षण है वजन कम होना, कमजोरी और डायरिया, निमोनिया, कान में संक्रमण, दौरे पड़ना। रोकथाम और नियंत्रण क्या है इसका, इसका रोकथाम है सामुदायिक जागरूकता, मतलब जागरूकता फैलाई जाए, रोगी को अलग रखना, रोगी को अलग कर दिया जाए, बचाव चेचक का टीका लगवाना। ठीक है, जो चेचक का टीका लगाया जाता है वो लगवाना इसका बचाव है। फिर आते हैं रुबेला यानी कि जर्मन चेचक, इसको इंग्लिश में रुबेला या जर्मन मीजल्स कहते हैं। ठीक है, चेचक को हम मीजल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मीजल्स।
तो रूबेला या जर्मन चेचक, इसका लक्षण क्या है? बुखार आना, गला खराब होना, गर्दन वाले क्षेत्र की ग्रंथियों का बढ़ना। तो 3 लक्षण हैं इसके। पहला तो बुखार आना, दूसरा गला खराब होना, गर्दन वाले क्षेत्र में ग्रंथियों का बढ़ना। रोकथाम एवं नियंत्रण क्या है? सामुदायिक जागरूकता, रोगी को अलग रखना, और बचाव क्या है? MMR का टीका। बचाव क्या है इसका? MMR का टीका। क्लियर है आपको? फिर आता है गले में सूजन। तो गर्दन की ग्रंथियों को बढ़ने के साथ बुखार आना, चेहरे पर सूजन होना, निगलने में परेशानी होना, ये गले में सूजन के लक्षण है। रोकथाम एवं नियंत्रण क्या है इसका? सामुदायिक जागरूकता, रोगी को अलग रखना, बचाव क्या है? MMR का टीका। लगभग जो जर्मन चेचक है जिसे रूबेला कहते हैं, और ये जो गले में सूजन है, लगभग दोनों में समान लक्षण होते हैं, पर फर्क क्या है ये डॉक्टर ही महसूस करेगा, और वो उसी टीका लगभग दोनों का एक ही है। ठीक है, अब आते हैं टाइफाइड पर। ये बुखार 3-4 हफ्ते तक बुखार रहता है। अगर आपको बुखार ठीक नहीं हो रहा 3-4 हफ्ते से लगातार है, बदन दर्द और भूख ना लगना, सोच में खून आना और पेट दर्द होना। पेट दर्द, बदन दर्द और बुखार आपको काफी लंबे समय से है तो टाइफाइड के लक्षण हो सकते हैं। रोकथाम और नियंत्रण क्या होगा? व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सफाई, हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता और सफाई का ख्याल रखना चाहिए। कटे तथा लंबे समय से खुले रखे फलों को नहीं खाना चाहिए। जैसे मार्केट में क्या होता है, आजकल कटे फल बेचते हैं, तो लोग जाके उनको खाते हैं, वहां पर बैक्टीरिया आते हैं, जीवाणु, विषाणु, वायरस आते हैं। इन सब चीज़ों से क्या होता है? इन सब चीज़ों से बीमारियां फैलती हैं। साफ जगह पर शौच जाना, साफ पानी पीना, रोगी को अलग रखना, बचाव में TAB का टीका। बचाव क्या है टाइफाइड का? TAB का टीका। डिप्थीरिया पे आते हैं आप। बुखार आना और गले में खराबी। डिप्थीरिया के लक्षण क्या हैं? ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारी है, इसको आप याद रखेंगे। टीवी, डिप्थीरिया, पोलियो, चेचक, ये सब क्या है? ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं। टेटनस, क्योंकि इनका टीकाकरण किया जाता है, तो इनसे टीकाकरण के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बुखार आना और गले में खराबी, निमोनिया, भूख न लगना, वजन कम होना, नाक में खून आना, निगलने में परेशानी, दौरे पड़ना। तो ये किसके लक्षण है? डिप्थीरिया के लक्षण है। रोकथाम और नियंत्रण, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सफाई, रोगी को अलग रखना और DPT का टीका लगवाना। किसका टीका लगवाना? DPT का टीका लगवाना डिप्थीरिया का बचाव का प्रमुख उपाय है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। जो सरकारी PDF है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और ये वाली PDF तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सरकारी PDF की एक और अच्छी बात है कि उसमें टीकों के बारे में भी जानकारी आपको दी हुई है। तो कल का जो टॉपिक आपको टीकाकरण था उससे जुड़ी हुई जानकारी भी आपको मिल जाएगी। अगली बीमारी है आपकी कुकुर खांसी, यानी कि काली खांसी, जिसे आप परट्यूसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परट्यूसिस भी कहते हैं, या वूपिंग कफ भी कहते हैं। क्लियर है आपको? तो इसके लक्षण क्या है? बुखार और सूखी खांसी, निमोनिया हो जाता है, नाक और आंख से खून आना, और बार बार अचेत हो जाना। अचेत हो जाना मतलब बेहोशी छा जाना बार बार। तो ये 4 लक्षण जो है ये काली खांसी के लक्षण है प्रमुख रूप से। इसको अंग्रेजी में परट्यूसिस कहते हैं। क्लियर है आपको? काफी लोग कह रहे थे अंग्रेजी में नाम बता दिया करिए, तो मैं आज हर बीमारी का नाम अंग्रेजी में लेकर आया हूं। अब ये लोग कमेंट करके बताएंगे कि नहीं बताएंगे। थैंक यू सर कि आपने अंग्रेजी में नाम लिखा, ये मैं देखूंगा आज। रोकथाम एवं नियंत्रण, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सफाई, रोगी को अलग रखना, बचाव DPT का टीका। देखिए, आप इंग्लिश के लिए कितने भी परेशान हो जाएं, आपको ज्यादातर नौकरी आपको ग्रामीण लोगों के साथ करनी है, आंगनवाड़ियों के साथ करनी है, तो उनको आपको हिंदी में ही समझाना पड़ेगा। अगर आपको अपनी नौकरी अच्छे से करनी है तो आपको हिंदी सीखनी ही पड़ेगी। जितने भी लोग हैं जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं उनको समझना चाहिए कि आपको ग्रामीण भारत में ज़्यादा नौकरी करनी है, वहाँ के लोगों को ज़्यादा जागरूक करना है, वहाँ पर आपको हिंदी में ही काम करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के पूरे हिस्से में, ग्रामीण हिस्से में हिंदी ही बोली जाती है। क्लियर है? तो रोकथाम और नियंत्रण में इसके भी DPT का टीका लगाया जाता है। तो DPT का टीका कौन कौन सी बीमारी में लगाया जाता है? एक तो आपका डिप्थीरिया में लगाया जाता है, और दूसरा आपका काली खांसी में लगाया जाता है। क्लियर है आपको? फिर आ जाता है आपका हेपेटाइटिस B। तो हेपेटाइटिस B के लक्षण क्या है पहले उनको देख लेते हैं, फिर इसका बचाव क्या हो सकता है उसको समझेंगे। थकान, गहरे रंग का मूत्र आना, जोड़ों में और मांसपेशियों में दर्द, भूख में कमी होना, बुखार, पेट में परेशानी होना, दुर्बलता,
जी मचलाना, उल्टी आना, ये सब किसके लक्षण है? हेपेटाइटिस बी के लक्षण है। क्लियर है आपको? इसका रोकथाम और नियंत्रण क्या है? तो हेपेटाइटिस बी के संक्रमण को रोकने के लिए इसका टीकाकरण कराना सबसे अच्छा तरीका है। तो हेपेटाइटिस के रोकथाम और नियंत्रण के लिए इसका टीकाकरण कराना ही सबसे अच्छा तरीका है। क्लियर है आपको? तो आपने सभी बीमारियों को समझा और उसके बचाव और लक्षण को समझा। क्लियर है आपको? इसके बाद मैं आपको एक और वीडियो दूंगा बीमारियों से रिलेटेड। वो छोटी सी वीडियो होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन बीमारियों से कौन कौन से अंग प्रभावित हो सकते हैं। आज शाम को जो मॉक टेस्ट है आपका मुख्य सेविका का पहला, उसमें कुछ प्रश्न उससे रिलेटेड भी है। तो अगर आप ये अपना बीमारियों का सेक्शन पूरा मजबूत करना चाहते हैं तो शाम का वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वो करीब आपको 5 बजे मिलेगा। तो बच्चों से संबंधित सामान्य रोग और उनका प्रतिरक्षण आपने आज पढ़ा। जितना भी सरकारी डाटा के अनुसार जरूरी था आपको, वो मैंने आपको पढ़ाया है। आपको मुख्यतः बच्चों से जुड़े हुए रोगों को ही पढ़ना है और उनसे जुड़े हुई रोकथाम को ही पढ़ना है। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं आपसे बहुत ही कम कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो 1-2 बार तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करिए और हो सके तो 1-2 लोगों से सब्सक्राइब भी करवा दीजिए। आपकी बहुत ही दया होगी मेरे ऊपर, है ना? सही बोल रहा हूं ना? तो मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है जिसकी फीस मात्र 451 रुपए है। मैं बेहद ही संक्षिप्त में आपको बताऊंगा क्योंकि मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बता चुका हूं। अधिक जानकारी के लिए 94 533 66 279 व्हाट्सएप पर मैसेज करें या टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करेंगे। 3 चरणों में आपकी तैयारी कराई जाएगी। एक बार आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर पूरा MCQ से रिवीजन कराया जाएगा, फिर 1 लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। हर चीज प्लानिंग के साथ आपको कराई जाएगी जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। 10 सितंबर के बाद बैच की फीस 505 रुपए हो जाएगी आज रात के बाद। तो प्लीज जरूर जुड़े। हर कोचिंग वाला सिर्फ आपको एक बार पढ़ाएगा, मैं आपका 3 बार सिलेबस का रिवीजन करवाऊंगा। सिर्फ आपको सिलेबस पढ़ाना जिम्मेदारी नहीं होती टीचर को, टीचर की जिम्मेदारी होती है कि आपका सिलेक्शन कैसे पक्का हो। तो वो चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर आप वाकई में अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, आपने सपना देखा है, आप दृढ़ संकल्पित हैं मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने के लिए, तो जरूर जुड़े मुख्य सेविका गरिमा बैच से। मात्र 451 रुपए में आज रात 12 बजे तक फीस है 451 रुपए। इसके बाद आपकी फीस 505 रुपए हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको 3 बार पढ़ाऊंगा तो फीस भी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि मेहनत बहुत लग रही है। एक पीडीएफ बनाने में आपके लिए 2 से 3 घंटे लग जाते हैं क्योंकि अच्छा कंटेंट आपको देना है, अच्छी क्वालिटी की आपको पीडीएफ देनी है। तो आज आपने 12वीं क्लास में पढ़ा बच्चों से संबंधित सामान्य रोग और प्रतिरक्षण। जो आज आपका प्रश्न था कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसके अलावा एक बात याद रखिए कि प्रश्न यहीं से आएगा, मेरे साथ पढ़ेंगे आप तो आपको यकीन आएगा। क्लियर है आपको? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।